नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैंसर और उससे जुड़े हर पहलू की। स्टूडियो में आपके साथ मैं हूं रश्मि भैया शर्मा। भारत में कैंसर अब एक महामारी का रूप ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 1 भारतीय में कैंसर का पता चलता है और 15 में से 1 की इससे मृत्यु हो जाती है। वैश्विक स्तर पर कैंसर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण माना गया है। WHO की रिपोर्ट में भारत में कैंसर से संबंधित कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 16 मिलियन कैंसर से संबंधित नए मामले दर्ज किए जाते हैं और हर साल तकरीबन 8 लाख लोगों की इस घातक बीमारी से जान चली जाती है। ICMR द्वारा प्रस्तुत एक शोध में भी कहा गया है कि भारत में 2025 तक कैंसर के मामलों में 7 गुना वृद्धि होने की संभावना है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण और लोगों का खराब लाइफस्टाइल। ऐसे में आज इस बीमारी को लेकर जागरूक होना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि यह बीमारी भले ही जानलेवा है पर लाइलाज नहीं है। समय पर इसके लक्षण पहचानने और समय पर उपचार कराने से कई जिंदगियां बच सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम कैंसर से जुड़े हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हेल्थ सिटी अस्पताल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार बेहरा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज कुमार बेहरा आपका स्टूडियो में। नमस्कार जी डॉक्टर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि समझना चाहेंगे आपसे कि कैंसर है क्या और यह होता क्यों है। देखिए, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं, तो कैंसर एक तरह की बीमारी है जिसमें सेल्स का रेगुलेशन ख़त्म हो जाता है और वो सेल सब अनरेगुलेटेड होकर बढ़ने से सब पेशेंट में शुरू होते हैं। जैसे नॉर्मल तरीके से जो प्रॉब्लम हो जाती है उसके बहुत बढ़ जाने पर उसको हम कैंसर बोल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई तरीके के कैंसर हमने देखे हैं, लेकिन जब जाहिर सी बात है जब कई तरह के कैंसर है तो उनके सिम्टम्स भी अलग अलग होंगे, लेकिन वो कौन से कॉमन सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलता है कि जो मरीज है वो संक्रमण हो चुका है उसमें कैंसर का? देखिए, कैंसर एक इस तरह का बीमारी है जिसमें हर तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, जो कि हर बीमारी में पाए जाते हैं। और जैसे भी कोई भी जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे आप ले लीजिए कि किसी का गांठ बढ़ रहा है, किसी का खांसी क्रोनिक खांसी है, ठीक है ना, तो कोई भी नॉर्मल सिम्टम्स जो होते हैं किसी भी बीमारी में जो कि लंबे समय तक अगर रहते हैं तो उसमें चांसेस रहते हैं कि वो कैंसर हो सकता है। जी जी डॉक्टर, आप गांठ के बारे में कह रहे हैं। अगर एक छोटी सी भी गांठ होती है शरीर में कहीं भी किसी भी हिस्से में, तो क्या वो भी एक बड़ी वजह हो सकता है? हाँ, अगर कोई एक गांठ है कि जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा है, जो अपने साइज़ में बढ़ रहा है, तो इसमें बहुत चांसेस रहते हैं कि वो कैंसर में परिवर्तित होने के। और किसी पेशेंट को मान लीजिए कहीं से खून की शिकायत, खून निकलने की शिकायत है, जैसे कफ में खून आ रहा है, या तो किसी के जेनिटल एरिया से खून आ रहा है, या तो किसी घाव में से क्रॉनिकली खून निकलता रहता है, तो वो उसमें बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि वो कैंसर में परिवर्तन होने के लिए। तो ऐसे में क्या महिलाओं और पुरुषों में थोड़ा अलग होता है लक्षण? देखिए, लक्षण तो अगर मान लीजिए कैंसर को लेकर ऐसा है कि बॉडी ऑर्गन रिलेटेड होता है कि किस ऑर्गन में कहाँ पे शुरू होता है। तो ऐसा है कि जैसे लंग्स का हो गया, ब्रेन्स का हो गया, या तो किसी हैंड या फुट का हो गया, तो वो तो कॉमन सिम्टम्स आ जाएंगे। पर मान लीजिए अगर किसी लेडीज़ या फीमेल्स में होता है तो मेनली क्या देखा जाता है, तो उन लोगों में ब्रेस्ट का कैंसर पाया जाता है, और नहीं तो जेनिटल एरिया और यूरिनरी जेनिटल एरिया बोलते हैं, जैसे गर्भाशय का कैंसर, वो ज़्यादातर कॉमन होता है लेडीज़ में। तो उस तरह के कैंसर में शुरुआती लक्षण, जो शुरुआती संकेत है, वो कैसे मिलेंगे हमको? कैसे पता चलेगा कि कैंसर से गुजर रहे हैं हम लोग? अब जैसे आप एक उदाहरण के स्वरूप ले लीजिए ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट, तो उनमें क्या होता है ना, पहले छोटी छोटी गांठ से शुरू होता है। उनमें ब्रेस्ट में गांठ शुरू हुआ, तो वो क्या करते हैं ना, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि लेडीज़ और जो औरतें होते हैं, स्त्रियाँ होती हैं, उनको थोड़ा सा झिझक होता है अपने गांठ के बारे में बताने के लिए, तो उसको वो दरकिनार उसको वो किसी को बताते नहीं है, तो धीरे धीरे वो गांठ बढ़ता रहता है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो गांठ लाइलाज हो जाता है। दूसरी आ जाइए कि आप क्या बोलते हैं उसको, जैसे गर्भाशय ब्लीडिंग, सर्वाइकल कैंसर उसको बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स, वो ज़्यादातर कॉमन। अब तो उसके लिए वैक्सीन भी आ चुकी है। हाँ, वो वैक्सीन तो पहले से 5-10 साल से है, पर उसका प्रचलन हमारे यहाँ पे अभी ज़्यादातर स्टार्ट नहीं हुआ है। कितनी कारगर है ये वैक्सीन? नहीं, उसका रिजल्ट अच्छा है, पर उसको हमारे में यह है ना कि वो वैक्सीन हर जगह पहुंच नहीं पाई है। ये सब कुछ शहरों में अभी तक चला हुआ, गांव में नहीं पहुंचा है,
बहुत सारे राज्यों में भी नहीं पहुंचा अभी तक ये वैक्सीन्स। तो जैसे हम सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो गर्भाशय कैंसर में क्या होता है ना, मरीज को पहले खून की शिकायत हो जाए, जो कि अनरेगुलेटेड इरेगुलर ब्लीडिंग, कुछ भी जैसे हम नॉर्मल पीरियड से जो होता है, मासिक जो होता है स्त्रियों को, उसके अलावा और कुछ भी ब्लीडिंग जो भी होता है उसको हम अबनॉर्मल लेना चाहिए कि ये तो कोई मतलब कि हमको संकेत दे रहा है कि ये सही नहीं है। तो कुछ भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग में अगर हम चेक करते हैं तो पेशेंट को बहुत सारे में ऐसा पाया जाता है कि उनमें कैंसर, सर्विक्स कैंसर के लक्षण शुरू हो चुके हैं। वैसे ही गांठ का बताया। तीसरा हो गया कि खांसी, जिसका क्रॉनिक खांसी होता है मान लीजिए, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, काफ़ी समय से स्मोकिंग कर रहे हैं और उनमें लंबी खांसी चल रही है, तो अब मान लीजिए उन लोगों में कैंसर की शिकायत होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर, कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि मैंने ना तो तंबाकू लिया है ना सिगरेट लिया है, उसके बावजूद कैंसर हो गया है, ऐसा क्यों होता है? कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक आता है फैमिलियल और जेनेटिक कॉजेस। उन लोगों में बहुत सारे ऐसा भी होता है कि उनके फैमिली में दादा परदादा या तो और उनके लाइनेज में किसी को कुछ ना कुछ कैंसर होता है, तो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं और कुछ कैंसर होने के लिए। और आज की डेट में हम जैसे हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, हमारे खाने पीने का तरीका हो चुका है, सब बदल चुका है, जिससे क्या होता है ना, कैंसर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो जेनेटिक तो एक मेन कारण है, पर उसके बाद एनवायरमेंटल हो गया, पोल्यूशन हो गया, हमारा खाने पीने का हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, तो ये सब मिलके फिर कैंसर बढ़ जाते हैं उससे चांसेस। आप जिस तरह बता रहे हैं कि जेनेटिक कॉज होते हैं, बच्चों में भी हमने देखा है कि इन दिनों कैंसर बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या उनमें किस तरह के लक्षण होते हैं और क्या वो जो कैंसर उनमें होता है वो जेनेटिकल है? देखिए, ऐसा है कि कैंसर दो तरह के हम बोलते हैं, सॉलिड कैंसर और हेमाटोलॉजिकल कैंसर। तो बच्चों में क्या होता है ना, ज़्यादातर हेमाटोलॉजिकल कैंसर ही पाए जाते हैं। ज़्यादातर हेमाटोलॉजिकल कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, तो वो ज़्यादा डिटेक्शन होता है, खून से रिलेटेड। अच्छा। और सॉलिड कैंसर हम बोलते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, या तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसको सॉलिड ट्यूमर बोलते हैं। तो बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है हेमाटोलॉजिकल रिलेटेड और खून के रिलेटेड जो कैंसर होते हैं, जिसको हम एक ही वर्ड में बोले तो ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो उसमें जो बच्चों को शिकायत होती है कि उनको लंबा बुखार हो रहा है, वो रिपीटेडली इन्फेक्शन उनको हो रहा है, रिपीटेडली खांसी हो रही है, तो नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं किसी भी बीमारी के, वो कैंसर में वो सिम्टम्स ही होते हैं, जो कि बढ़ के आते हैं और लंबे टाइम तक रहते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी उसको डिटेक्शन करने में प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो पेशेंट और मरीज हैं वो ठीक जगह पर ठीक टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है ना, वो हमारे पास जो पेशेंट कैंसर हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि उनका ठीक टाइम पे ठीक डॉक्टर से डिटेक्शन नहीं हुआ था। जी, बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो कैंसर कितना क्यूरेबल है उनमें, और बच्चों में आपने तो बताया लक्षण किस तरह के होते हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कि कैंसर की स्थिति बच्चों में कैसी है और कितना क्यूरेबल है? क्या पूरी तरह उन पर क्योर किया जा सकता है? हाँ, ऐसा है कि कैंसर अगर पहली और दूसरी स्टेज में आके पहुंचता है डॉक्टर के पास, तो वो हाईली क्यूरेबल रहता है। और बच्चों में एक अच्छी चीज़, बच्चों के कैंसर में एक अच्छी चीज़ ये पाई गई है कि जो ल्यूकेमिया है वो बहुत सारे हाईली क्यूरेबल है उसको, जो क्योंकि हमारे पास जो आजकल की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे कैंसर केमोथेरेपी, बहुत ही एडवांस केमोथेरेपी अवेलेबल है, उससे बच्चों के कैंसर बहुत ही हाईली क्यूरेबल। ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो फिर ये भी जानना चाहेंगे, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या उससे भी कुछ बढ़कर आगे आया है कि इस मतलब कैंसर की क्यूर करने के लिए? देखिए, किसी भी बीमारी का इलाज 3 तरह के जैसे होते हैं, वैसे ही कैंसर के भी 3 तरह के इलाज हैं। उसमें एक तो हो गया सर्जरी, जो कि मैं सॉलिड कैंसर के बारे में बता रहा हूँ। सर्जरी हो गया, सेकेंड हो गया केमोथेरेपी, तीसरा हो गया रेडिएशन थेरेपी। तो इसके बाद जो एडवांस ट्रीटमेंट में आ जाता है मिक्स टाइप का ट्रीटमेंट, रेडियो न्यूक्लियोथेरेपी भी आ गया है। तो उसको हम न्यूक्लियर मेडिसिन रिलेटेड ट्रीटमेंट बोलते हैं, टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, ये है।
जिस तरह बता रहे कई स्टेजेस है, तो कौन सा स्टेज तक हम ये जानना चाहते हैं कि कैंसर कौन से स्टेज तक क्यूरेबल है, और क्या उस स्टेज के बाद जो पेशेंट है वो पूरी तरह से स्वस्थ होता है या कैंसर वापस लौट सकता है? देखिए, कैंसर का जो कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है ना, वो स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि अब जो डाटा है पुराने पेशेंट के ट्रीटमेंट को डाटा वर्ल्ड वाइड डाटा से कलेक्शन करके उसके ऊपर डिपेंड करके हम बताते हैं कि हम एक अप्रोक्सीमेटली नंबर देते हैं कि नहीं, इस स्टेज में इतना क्योर रेट है। तो सारे कैंसर, सारे ऑर्गन रिलेटेड कैंसर का एक ही तरह का स्टेजिंग का आप सर्वाइवल एक तरह का नहीं बता सकते, कि क्यूरेबिलिटी भी नहीं बता सकते। जी डॉक्टर, हमने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की तभी हमने कुछ आंकड़े भी बताए। जो ICMR की रिपोर्ट है कह रही है कि 2025 तक जो केस होंगे वो 7 गुना बढ़ जाएंगे। वही एक WHO की भी रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि 2040 तक यह महामारी का रूप लेगा, काफ़ी लोग इससे प्रभावित होंगे। आपको क्यों लगता है, क्या ये जो रिपोर्ट है वो सही है और क्यों इसके चांसेस है? हाँ, ये रिपोर्ट WHO और ICMR की दोनों रिपोर्ट तो काफ़ी तो सही है, मतलब कि उन लोगों ने अपना बहुत रिसर्च करके ये बात बताई है। इससे हमको घबराने का नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल कोर्स है। और इसका प्रथम कारण ये है कि हमारे जो कैंसर जो पहले पता नहीं लग रहे थे, अभी हमारे पास अत्याधुनिक टेक्निक्स हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ है जिससे हम कैंसर को पहले से ही पता लगा रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना, कैंसर डिटेक्शन रेट बढ़ जाता है। तो वो एक बात हो गई। फिर दूसरी बात है कि अवेयरनेस के कारण जो पेशेंट, जिन लोगों में क्रोनिक सिम्टम्स है, वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं अपना प्रॉब्लम बताने के लिए, तो वहाँ पे डिटेक्शन रेट बढ़ता है। तो डिटेक्शन रेट एक तो है कि डिटेक्शन रेट बढ़ने के कारण कैंसर का जो हमारा जो वैल्यू दिखा रहे हैं कि इतना बढ़ सकता है, वो एक कारण है। दूसरा कारण तो ये बात सबको पता है कि हमारा खान पान, चाल चलन और जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो सब खराब हो चुकी है। तो उसके ये दोनों कारण से हम ये बोल सकते हैं कि कैंसर के जो महामारी है वो बढ़ने के है। जी डॉक्टर, हम बने रहेंगे इस चर्चा पर, लेकिन फिलहाल एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। चर्चा में आज हमसे जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज कुमार बेहरा और हम बात कर रहे हैं कैंसर की। जी डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मरीज़ आपके पास पहुँचता है तो सबसे पहले जो उसमें कैंसर है कि नहीं, ये डिटेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, अगर कोई भी मरीज़ किसी हॉस्पिटल में पहुँचता है कुछ तकलीफ़ लेके, तो वो कैंसर डॉक्टर के पास पहले पहुँचता नहीं है। तो वो, जैसे हमारे हॉस्पिटल में सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मेडिसिन, गायनिक, सर्जरी, ये सब कुछ भी प्रॉब्लम आता है पहले पेशेंट वहीं पे आके पहुंचता है। तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, कहीं उनको जानकारी नहीं होती, हाँ, जागरूकता नहीं होती, या फिर ये पता नहीं चलता कि लक्षण हमें ऐसे आ रहे हैं, हमको किसके पास जाना चाहिए। तो क्योंकि ना बहुत हम तो सिटीज़ में क्या होता है ना, कैंसर डिटेक्शन के फैसिलिटीज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं, पर जो गाँव में है, जो पेरिफेरल एरिया में, वहाँ पे ना तो फैसिलिटीज़ होती है, ना ही एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो पेशेंट बहुत जो क्रोनिक सिम्टम्स लेके उन डॉक्टर के पास जाता है, उन लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं होती और वो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं ज़्यादातर। तो फिर क्या होता है ना, पेशेंट जब टर्शियरी सेंटर जैसे सिटीज़ में कैंसर हॉस्पिटल हो गया, तो तब तक वहाँ पहुँचते पहुँचते एडवांस स्टेज हो जाता है। और जब पेशेंट किसी सिम्टम को, मान लीजिए कोई पेशेंट कोई या तो मेडिसिन में आया कुछ तकलीफ लेके कि उसको एक गांठ हो रखी है, तो वहाँ मेडिसिन या तो ENT डॉक्टर वो बोल देगा कि आप जाके टेस्ट कराइए। तो वो लोग क्या करते हैं, एक तो यहाँ से मांग्स का टेस्ट करते हैं, जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं, मेडिकल टर्म बायोप्सी बोलते हैं। तो फिर बायोप्सी में वो है प्रिलिमिनरी टेस्ट, तो उसमें पता लग जाता है कि इसमें कैंसर है। उसके बाद आता है डॉक्टर बोलते हैं कि आप CT स्कैन करवाइए, इमेजिंग कराइए। तो इमेजिंग और पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक में जो कैंसर डिटेक्शन, तो डायग्नोसिस में आ जाता है इमेजिंग, जो रेडियोलॉजी का पार्ट होता है, CT हो गया, MRI हो गया, एक्सरे हो गया, और पैथोलॉजी में जो हम बायोप्सी का, जिसमें कैंसर का जो जहाँ से हो रखा है वहाँ से थोड़ा सा टुकड़ा काट के उसका हिस्टोपैथोलॉजी की एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें जाकर डिटेक्ट होता है कि इनका इस टाइप का कैंसर है। फिर वो क्या करते हैं ना, जैसे
वहाँ से वो फिर कैंसर डॉक्टर के पास भेजते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। डॉक्टर साहब यहीं पे एक जानना चाहेंगे, और जैसे ही रिपोर्ट्स आती है, पता चलता है हमको कैंसर है, तो कहीं ना कहीं आसमान टूट पड़ता है, मानसिक एक स्थिति पैदा हो जाती है कि कैसे होगा, क्या होगा, अब क्या होगा मेरा, क्या ये क्योर होगा। तो ऐसे में आप पहले मरीज़ को क्या कोई पॉजिटिव वे में ले जाने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ होता है अस्पताल में? हमारे यहाँ पे कोई कैंसर मरीज अगर किसी कैंसर डॉक्टर के पास पहुँचता है, उसको उन डॉक्टर की तो उनके अंदर से बहुत ही उनको इच्छा होती है कि वो पेशेंट और पेशेंट के रिश्तेदारों को कैंसर नाम के जो खतरे से, जो भय से डर मुक्त करने के लिए उनको काउंसलिंग तो किया जाता है। तो और जब कैंसर डिटेक्शन हो जाता है तो ये एक तरह से जैसा आपने बात बताया कि पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव रिश्तेदारों पे बहुत सारा पहाड़ टूट पड़ता है कि कैसे इलाज करें, कैसे ठीक होगा नहीं। उन सब के लिए भी यानी आजकल सब मेडिकल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कैंसर सपोर्ट प्रोग्राम होता है। साइकोलॉजिकल जैसे कैंसर साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको, वो लोग पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए उनको काउंसलिंग करते हैं। और वो ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद भी उनको वो लोग रेगुलरली फॉलोअप करते हैं जैसे कि उन पेशेंट को पेशेंट अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कंप्लीट करे। साथ में वो उसका स्ट्रेस कम करने के लिए वो लोग उनको योगा से लेकर और स्ट्रेस रिलीविंग सब उनको ट्रीटमेंट एडवाइस करते रहते हैं। सर्जरी भी की जाती है कैंसर में। यहाँ पे जानना चाहेंगे कि सर्जरी जब की जाती है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कितने रहते हैं, और क्या सर्जरी के बावजूद, क्योंकि एक मेजर स्टेप है, उसके बाद भी क्या ये पूरी तरह क्यूरेबल है या वापस लौटता है किसी भी वक्त? देखिए, किसी भी कैंसर जो कि सर्जिकली ऑपरेबल है तो उसका मतलब है कि वो अच्छे स्टेज में है। तो अगर मान लीजिए किसी जैसे ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज 2 स्टेज 3 तक भी पेशेंट ऑपरेशन कर देते हैं, तो उसमें ऐसा है कि सर्जन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि वो ट्यूमर को पूरा निकाल दे। तो उससे क्या होता है ना, उसका जो फर्दर ट्रीटमेंट होता है उसको वो अच्छे से ले सकता है पेशेंट, और उसके बेनिफिट ये होते हैं कि पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा बढ़ जाता है। तो जो ट्यूमर ऑपरेबल है, सर्जिकली रिसेक्टेबल है, उनमें सर्वाइवल रेट अच्छा होता है। और बाकी अगर मान लीजिए किसी कैंसर का ट्रीटमेंट तीनों मोडालिटी से करना है, जैसे रेडिएशन, सर्जरी के बाद रेडिएशन और केमोथेरेपी दोनों का जरूरत होता है, तो उन पेशेंट में सर्वाइवल चांसेस और बढ़ जाते हैं। बाकी बात यह है कि कुछ पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आते हैं, पर ये भी हमको ध्यान रखना है कि जिस कैंसर का ट्रीटमेंट तीनों मोडालिटी से करने का हमको जो गाइडलाइंस है उसमें अगर पेशेंट ट्रीटमेंट सारा रिसीव करता है तो उसमें सर्वाइवल के रेट बढ़ जाते हैं। साथ में क्या होता है ना, और जैसे पेशेंट की लाइफ स्पैन बढ़ती है, पर एक चीज़ है कि उसमें चांसेस रहते हैं कि दूसरे कैंसर आने के। तो ये भी चांसेस है कि एक और दूसरा कैंसर आ सकता है। तो किस तरह की सलाह आप देना चाहेंगे जो मरीज़ है, जिन्हें लक्षण तो है लेकिन वे अस्पताल जाने से कतरा रहे, कहीं कैंसर ना निकल आए, संकोच है उनमें, किस तरह का एक सलाह आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, हमारी तरफ से तो यही सलाह रहेगी कि जो भी किसी को भी कुछ असुविधा है, लंबे समय से है, बिना संकोच करके अपने पहले प्राथमिक चिकित्सालय पहुंचिए और किसी भी डॉक्टर को अपनी बातें बताइए कि मुझको क्या प्रॉब्लम है। और वहाँ से ही आपको पहली बात ये है कि आपको अपनी कुछ भी बातें छुपानी नहीं है। कुछ भी बातें सब कुछ बताना है। और अगर लंबे समय से है तो हमको युद्धकालीन जैसे बोलते हैं ना, उस व्यक्ति से हमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रॉब्लम है और मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब कैंसर अवेयरनेस भी एक चीज़ है जिसको यानी गवर्नमेंट अपने बहुत सारे लेवल पर कर रही है। क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक स्तर से लेकर टर्शरी स्तर तक। और जैसे आपने सुना होगा कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में उनको लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है कि वो लोग जाके घर घर में जाके जो 40 साल से ज़्यादातर जो स्त्रियाँ होती हैं उनका जो होता है, हम कैंसर सर्विक्स डिटेक्शन करने के लिए कैंसर सर्विस स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। तो उन लोगों में उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरी बात आ गई जैसे हम गुटखा, पान, तामुल, ये सब हमको पता है कि ये सब खाने से कैंसर के होने के चांसेस बढ़ते हैं, पर फिर भी हम सब इग्नोर करते हैं।
तो अब मान लीजिए जिसके मुंह में घाव हो गया है और वो बहुत दिनों से तामुल गुटखा खाता है तो वो तो कैंसर 100% है, होना ही है। हाँ। होना ही है। तो इसीलिए उस प्राथमिक स्तर के डॉक्टर के पास जाके अपना प्राथमिक इलाज तो कराइए, पर वहां से फिर वो कोशिश उनको रहनी ये चाहिए कि ऊपर से जाके ऊपर स्तर वाले हॉस्पिटल पे जाके अपना परफेक्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर आपसे कि जो आप मरीजों को डिस्चार्ज कर देते हैं उसके बाद भी क्या उनको टेस्ट कराते रहना चाहिए? और दांत का प्रॉब्लम हो, आँख का प्रॉब्लम है, हम लोग कुछ महीनों में टेस्ट कराते हैं, क्या इसमें भी ऐसा ही है कि कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको भी टेस्ट कराते रहना चाहिए? और एक चीज़ और है कि एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप में ज़्यादा टेस्ट कराने की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा है, देखिए कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को हम जो कैंसर डॉक्टर पेशेंट को कम से कम 10 साल तक फॉलोअप में रखते हैं, जिसको हम पहले 5 साल तक तो पेशेंट को प्रति माह, प्रति 3 माह, प्रति 6 महीने में उनको आके रेगुलरली चेकअप कराते हैं। फिर जैसे धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ता है तो हम पेशेंट का क्या करते हैं ना कि उसका जो फॉलोअप है 6 महीने में एक बार कर देते हैं, फिर 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 1 साल में कर देते हैं। ऐसे कम से कम पेशेंट को कम से कम 8 से 10 साल तक तो डॉक्टर्स की निगरानी में रहना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है ना, ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर अपने हिसाब से गाइडलाइन तो बोलते हैं कि 3 महीना 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। फिर पेशेंट का आर्थिक स्थिति देखकर फिर डॉक्टर डिसाइड करता है कि इनको कब और कब कैसे इन्वेस्टिगेशन कराना है। वैसे रेगुलरली इन्वेस्टिगेशन और फॉलोअप ये मैंडेटरी है किसी भी कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कैंसर से जुड़े हर पहलू को जानने की आज हमने कोशिश की। कैंसर होने की स्थिति में क्या करें और क्या न करें यह भी हमने समझा। बस ज़रूरत है कैंसर को लेकर जागरूक रहने की और ये याद रखने की ये बीमारी जानलेवा ज़रूर है, पर समय पर उपचार से इसका निदान भी संभव है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद।